हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन फर्स्ट, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 6 का मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम देखेंगे तो इसके सिलेबस में हम देखने वाले हैं, यह हमारा बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट रहने वाली है। तो इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 4 यूनिट ही सब कवर करनी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको उन सभी यूनिट के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफली जो हम सबसे पहले हमारी जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, प्रमुख अवधारणाएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, सबसे पहले हम उसका अवधारणाएं के समझेंगे, उसकी जो पृष्ठभूमि रही है ऐतिहासिक, उसका जो इतिहास रहा है, उन सभी के बारे में हम सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ ही फर्स्ट यूनिट हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी, हम हमारी स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। तो जो भी पुनर्जागरण की जो भी अवधारणा है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी जो सेकंड यूनिट रहेगी वो हमारी सेकंड यूनिट में कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आने वाली है वो हमारे आने वाली है थर्ड यूनिट। तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट में भी हमारा टोटल एक ही चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे धर्म में उथल पुथल, यूरोप में धार्मिक परिवर्तन के बारे में। तो जो यूरोप में धार्मिक परिवर्तन हुए थे उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 4 आएगा, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे नई दुनिया की विजय, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू। तो जो हमारा पुनर्जागरण के बाद का काल था उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू रहने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही हमारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट रहने वाली है जो कि मैंने अभी आपको एक एक करके बताई है। अब हम इन यूनिट को एक एक करके पूरी लॉन्ग तरीके से कवर कर लेते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, प्रमुख अवधारणाएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की रोमांचक यात्रा। और ये हमारा वही दौर है जिसने दुनिया को मध्य युग से निकालकर आधुनिकता की ओर बढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप की उस कहानी से जिसने इतिहास की जो दिशा है वो पूरी तरीके से बदल कर ही रख दी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे प्रारंभिक आधुनिक यूरोप काल लगभग 15वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो अर्ली मॉडर्न ईरा है, यानी कि जो 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी का जो समय है उसको हम यूरोप में अर्ली मॉडर्न ईरा
कहते हैं। और यही काल मध्य युग और आधुनिक युग के बीच की कड़ी है। ये जो दौर है ये आप एक पुल की तरीके से समझिए इस दौर को, क्योंकि एक तरफ तो इसके मध्य युग है जहाँ की धर्म और चर्च का दबदबा था, और दूसरी तरफ इसके आधुनिक युग है जहाँ विज्ञान, तर्क और प्रगति की सोच हावी होने लगी थी। तो इस समय समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला, वाणिज्य और शिक्षा में भी बड़े बदलाव आए थे। तो ये जो समय था इसमें यूरोप में व्यापार, राजनीति, धर्म, विज्ञान, हमें हर क्षेत्र में गहरे परिवर्तन देखने को मिले। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर ये बदलाव न हुए होते तो शायद आज की जो दुनिया है वो इतनी आधुनिक न होती। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रारंभिक आधुनिकता का विचार को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रारंभिक आधुनिकता के विचार को लेकर। तो आधुनिकता का मतलब है नए विचार, नई सोच और पुराने ढांचे को बदलना। तो अब जो हमारा सवाल उठता है वो हमारा उत्तर उठता है मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता का मतलब क्या है। तो अब हम जान लेते हैं आधुनिकता का हमारा मतलब है एक इस प्रकार की नई सोच, एक इस प्रकार के नए विचार जो कि हमारे पुराने ढांचों को चुनौती दे सके। तो ये जो दौर है इस दौर की चार बड़ी पहचान थी। तो प्रारंभिक आधुनिकता में चार बड़ी पहचान थी। फर्स्ट हमारा मानववाद। मानववाद का अर्थ था मनुष्य को केंद्र में रखने की सोच। तो इंसान को केंद्र में रखना ही मानववाद कहलाता है। सेकंड आया हमारा राष्ट्र राज्य का उदय, जिसमें छोटे छोटे सामंतों की जगह बड़े बड़े राष्ट्र बने। तो जब छोटे छोटे सामंत जो थे वे अब बड़े बड़े राष्ट्रों में बदलने लगे थे। थर्ड आया हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके थे। तो प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके अपनाए गए। साथ ही धार्मिक सुधार हुए, जिसमें कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई। तो कैथोलिक चर्च की सत्ता को भी चुनौती मिली। यही जो दौर था, इस दौर की यही चार बड़ी पहचान थी जो कि मैंने अभी आपको बताई है। फर्स्ट हमारा मानववाद, सेकंड राष्ट्र राज्य का उदय, थर्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फोर्थ हमारा धार्मिक सुधार। तो ये एक इस तरीके से था जैसे कि आप यूरोप कह रहा हो कि अब हमें नई राह पर चलना है। तो ये तो हमारा एक प्रारंभिक आधुनिकता का विचार देख लिया हमने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इतिहास में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो अब हम बात कर लेते हैं इतिहास में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रहने वाला है दार्शनिक और बौद्धिक विकास के बारे में। तो स्टूडेंट आप जरा सोचिए, अगर गैलीलियो और न्यूटन जैसे जो वैज्ञानिक है अगर वे ना होते तो क्या हम धरती और ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाते। तो दार्शनिकों ने तर्क और विवेक को महत्व दिया। चर्च और अंधविश्वास की जगह तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक सोच को मान्यता मिली। तो ये जो दौर था, इस दौर के जो दार्शनिक थे उन्होंने तर्क और विवेक को महत्व दिया, और साथ ही जो अब अंधविश्वास और चर्च की अंधी सत्ता थी उसको भी चुनौती मिल रही थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं डेकोर्ट, गैलीलियो, बेकन, न्यूटन। तो डेस्कोर्ट, गैलीलियो, बेकन और न्यूटन ये हमारे वे नाम हैं जिन्होंने सोचने का तरीका ही बदल दिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे गैलीलियो जी है जिनकी पिक्चर मैंने अभी लगाई हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यात्राएं और अन्वेषण वैश्विक अभिविन्यास की ओर। अब हम बात कर लेते हैं यात्राएं और अन्वेषण के बारे में जो कि हमारे वैश्विक अभिविन्यास की ओर हो रहे थे। तो स्टूडेंट आप सभी कल्पना कीजिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जहाज लेकर निकलता है और उसे मिलता है एक नया महाद्वीप जो कि हमारा रहने वाला था अमेरिका महाद्वीप। तो यूरोपियन नाविकों ने समुद्री मार्ग खोजे। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दी गामा, मैगलेन ने नई दुनिया, अमेरिका, भारत, अफ्रीका से यूरोप को जोड़ा। तो जैसे कि हमारा जो क्रिस्टोफर कोलंबस जी थे उन्हें अमेरिका मिला, इसी तरीके से वास्को दी गामा भी भारत पहुंचा और मैगलन ने दुनिया का एक चक्कर लगाया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कोलंबस की जी है जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं। तो इससे व्यापार, उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। तो ये जो यात्राएं थी इन सभी यात्राओं ने यूरोप को नई दुनिया से जोड़ा, व्यापार भी बढ़ा, उपनिवेश भी बने और संस्कृतियों का जो आदान प्रदान है वो भी इस समय में होने लगा था। तो यही थी हमारी यात्राएं और अन्वेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विचारों की भूमिका, प्रिंटिंग प्रेस और सूचना का नेटवर्क। तो अब हम बात कर लेते हैं विचारों की भूमिका, प्रिंटिंग प्रेस और सूचना के नेटवर्क के बारे में। तो अब हम आते हैं एक ऐसे आविष्कार पर जिसने ज्ञान को लोकतांत्रिक बना दिया। वो थी हमारी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, जिसका जो स्थापना हुई थी वो 1450 ईस्वी में हुई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस 1450 गुटेनबर्ग ने विचारों का तेजी से प्रसार किया। किताबें, धार्मिक ग्रंथ, वैज्ञानिक खोजें और राजनीतिक विचार आम लोगों तक पहुंचे।
तो स्टूडेंट सोचिए, किताबें अब सिर्फ अमीर या चर्च के पास नहीं थी, बल्कि आम लोगों तक भी वो पहुंचने लगी थी। तो वैज्ञानिक खोजें, धार्मिक बहसें और जो राजनीतिक विचार थे, सब छपकर दूर दूर तक पहुंच गए। यानी कि अब जो ज्ञान था वो अब सीमित नहीं रहा था। तो सूचना नेटवर्क ने क्रांति, सुधार और जागरूकता को भी गति दे दी थी। तो यही थी हमारी विचारों की भूमिका, प्रिंटिंग प्रेस और सूचना का नेटवर्क। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक संरचना को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सामाजिक संरचना को लेकर। तो उस समय जो यूरोप का समाज था वो हमारा 3 बड़े वर्गों में बटा हुआ था। तो समाज 3 वर्गों में बटा था। फर्स्ट हमारे पादरी वर्ग होते थे, जिसमें हमारे चर्च और धर्मगुरु आते थे। सेकंड हमारा राजा और सामंत वर्ग होता था, जिसमें सत्ता और सेना वाले लोग आते थे। थर्ड था हमारी साधारण जनता, जो कि किसान और व्यापारी होते थे। तो धीरे धीरे मध्य वर्ग उभरा, जिसने वाणिज्य और शिक्षा में प्रगति थी। तो जो धीरे धीरे व्यापार और शिक्षा थी, उसने मध्य वर्ग को जन्म दिया, जिसने कि आगे चलकर हमारे जो यूरोप था उसमें बड़े परिवर्तन किए। तो यही थी हमारी सामाजिक संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शहरीकरण और वाणिज्य। तो अब हम बात कर लेते हैं शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में। शहरों का विकास हुआ, व्यापार, बैंकिंग और पूंजीवाद का आरंभ। एंटवर्प, एम्स्टर्डम, वेनिस जैसे शहर व्यापारिक केंद्र बने। तो नए नए शहर उभरने लगे। एंटवर्प, एम्स्टर्डम और वेनिस जैसे जो शहर थे वे व्यापार के केंद्र बन गए। बैंकिंग, व्यापार और जो पूंजीवाद की नींव थी वो यहीं पर रखी गई थी। यानी कि जो यूरोप था वो अब आर्थिक रूप से भी जाग रहा था। तो यही था हमारा शहरीकरण और वाणिज्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शिक्षा के केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के केंद्र के बारे में। विश्वविद्यालय और विद्यालयों का विकास हुआ। तो इस दौर में जो विश्वविद्यालय और स्कूल थे वे विकसित हुए। शिक्षा अब सिर्फ धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि ये अब विज्ञान, गणित, दर्शन, साहित्य और कानून भी पढ़ाए जाने लगे। तो यही वही दौर था जब शिक्षा ने जो आधुनिक समाज है उसको बनाने की तैयारी, उसको बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो यही था हमारे शिक्षा के केंद्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत का अवलोकन। तो अब हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत के अवलोकन के बारे में। तो यूरोप ने ग्रीक रोमन सभ्यता से कला, दर्शन और राजनीति सीखी। तो जो यूरोप का इतिहास था वो हमारा 2 बड़ी विरासतों पर खड़ा था। फर्स्ट हमारा ग्रीक रोमन सभ्यता, जिसने कला, दर्शन और राजनीति दी। दूसरा हमारा मध्यकालीन यूरोप से धार्मिक परंपरा, सामंती व्यवस्था और चर्च का प्रभाव मिला। दूसरा था हमारा मध्यकालीन यूरोप, जिसने कि धर्म, सामंती व्यवस्था और चर्च का प्रभाव दिया था। तो इन दोनों विरासतों पर नए विचारों की इमारत खड़ी हुई। तो ये जो दोनों विरासतें थी, इन दोनों विरासतों से मिलकर जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप है उसका हमें नया चेहरा देखने को मिलता है। तो यही था हमारा शास्त्रीय और मध्यकालीन विरासत का अवलोकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप वह दौर है जहाँ नए वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार आए। तो यहाँ पर विज्ञान और दर्शन ने नई दिशा दी। साथ ही धार्मिक सुधार और अन्वेषण यात्रा भी हुई, और जो यात्रा सोच थे उनको भी बदला गया। समाज और व्यापार में बड़े बदलाव आए, यानी कि व्यापार और शिक्षा ने समाज को नया रूप दिया। शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना का प्रसार किया। जो प्रिंटिंग प्रेस था उसने ज्ञान को हर घर तक पहुंचाया। यह काल आधुनिक युग की नींव रखता है, यानी कि ये जो काल था उसने ही आधुनिक युग की नींव रखी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही था हमारा यूनिट फर्स्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।